हेलो स्टूडेंट, केजे डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था हाउ टू सोइंग ए सीड एंड विच टूल्स आर यूजिंग टू सोइंग। इसके अलावा हमने पढ़ा था मैनर एंड फर्टिलाइजर, what is manner, what is fertilizer and role of fertilizer and manner in crops। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है रहने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर की ज़रूरत किस लिए होती है? जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ हो सके प्लांट्स की और अच्छा डेवलपमेंट हो सके। वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट रूट्स। वाटर जो है वो प्लांट्स की रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। एलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आल्सो एब्जॉर्ब। पानी के साथ ही मिनरल्स और जो फर्टिलाइजर्स होता है उसको जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट कंटेंट नियरली 90% वाटर। प्लांटों में लगभग 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और पानी और क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो सीड्स का जर्मिनेशन है वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर सारे प्लांट्स के पास ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो पानी होता है वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनके करंट से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। और मेंटेन करके रखता है मिट्टी के मॉइस्चर को, जिससे क्या होता है हेल्दी क्रॉप्स होती हैं। अगर मान लो ज़मीन सूख गई तो क्या होगा, फसल भी सूख जाएगी। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए क्या है, खेतों को पानी रेगुलरली दिया जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। तो व्हाट इज इरीगेशन? इरीगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर द क्रॉप इज रेगुलेटर इंटरवल्स। मतलब फिक्स इंटरवल पर क्रॉप्स को पानी देना ही, पानी की सप्लाई किया जाना क्या कहलाता है? इरीगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और जो टाइम किस टाइम पर दिया जा रहा है और उसको कितनी मात्रा चाहिए सिंचाई के लिए, सिंचाई की, वो क्रॉप पर डिपेंड करता है और सीजन पर भी डिपेंड करता है। जैसे गर्मी में फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि वेपोराइजेशन की मात्रा बढ़ जाती है, और सर्दियों में पानी की कम आवश्यकता होगी। इसके अलावा कई फसलें जैसे कि पैडी है, वीट है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और कई फसल जैसे कि मस्टर्ड है, बाजरा है, इनको क्या होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है, तो उनको कम सिंचाई करनी पड़ती है। इरीगेशन वेरीज क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। और ज़मीन पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, और उसके अलावा सीजन पर डिपेंड करता है। इन समर्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग हायर। समर में वाटर की हायर ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवोपोरेशन की जो इवोपोरेशन में जो वाटर जाता है, वाटर का इवोपोरेशन जो होता है उसमें पानी की कमी आ जाती है। किसमें? सॉइल में और लीव्स में, क्योंकि लीव्स और सॉइल से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इवोपोरेट हो जाता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। वो जो क्या कह रहा है, इस साल में प्लांट्स में पानी देने के लिए बहुत केयरफुल रहा। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। क्योंकि लास्ट साल जो थे मेरे समर में मेरे सारे प्लांट्स क्या हो गए थे, सूख गए थे और मर गए थे। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, सिंचाई के सोर्सेज क्या क्या हैं? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पाउंड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। क्या क्या हैं? कुएँ, वेल्स, ट्यूबवेल्स हैं, पाउंड्स हैं, लेक, झीलें, रिवर्स, नदियाँ, डैम्स, बांध और कैनल्स, नहरें। ये सब क्या है? सिंचाई के सोर्स हैं।
Traditional method of irrigation. The water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different method in different region for taking it to field. जो पानी अवेलेबल होता है कुओं में, झील्स में, कैनल्स में, ये अलग अलग तरीके से उठाया जाता है या लिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, जिससे फील्ड तक पहुंचा सकें. कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दोज मेथड. और कैटल और लेबर का यूज किया जाता था. सो दीज मेथड आर चीपर. इसलिए ये मेथड कैसे रहते थे? चीपर, सस्ते रहते थे, बट लेस एफिशिएंट. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर. यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल वे दिए गए हैं जिसके थ्रू पहले ज़माने में क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती थी. नंबर 1 है मोटर पुली सिस्टम. मोट जिसमें पुली सिस्टम होता है, जैसा कि फर्स्ट चित्र में दिखाया है. इसमें क्या एक पुली लगी होती है जिससे पानी को खींचा जाता है और खींचने के बाद यहाँ से एक छोटी कैनल टाइप सी बना दी जाती है, उसके थ्रू पानी को डाल के खेत तक पहुँचाया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है चैन पंप सिस्टम. चैन पंप सिस्टम में क्या होता है? जैसे कि देखो यहाँ पर ये एक व्हील लगा हुआ है, सेम व्हील कुएं के अंदर भी लगा होता है और इनके ऊपर बकेट भरी हुई होती है. और जब इस व्हीलों को ऐसे घुमाया जाता है तो ये बकेटों में पानी भर के आता है और वो यहाँ पर खाली होता रहता है जो खेत में पहुँच जाता है. थर्ड सिस्टम होता है ढेकली. ढेकली में क्या होता है? एक साइड ये लकड़ी है जो इसके ऊपर रखी जाती है और इसमें एक साइड स्टोन बांध दिया जाता है, एक साइड बकेट बांध दी जाती है. बकेट को इसके अंदर डिप करके पानी निकाला जाता है, उसको एक आदमी पानी को लेके इधर खाली कर देता है. नेक्स्ट होता है रेहेड सिस्टम. रेहेड सिस्टम में क्या होता है? एक व्हील इधर होता है कुएं में, एक व्हील इधर लगा रहता है, जिसको ये एक कैटल जो बैल वगैरह होता है उसके थ्रू घुमाया जाता है. जब ये बैल ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा तो ये व्हील भी गोल गोल घूमेगा और पानी में डिप होके इसके ऊपर बहुत सारी बकेट्स बंधी हुई होती हैं. ये सारी बकेट्स को पानी भर के आ जाएगा और ये जब व्हील घूमने लगेगा तो पानी इसमें खाली होता जाएगा और यहाँ से फिर खेत तक पहुँचा दिया जाएगा. ये सारे मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर. पंप जो है कॉमनली किसके लिए यूज किया जाता है? वाटर को लिफ्ट करने के लिए. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स. और ये पंप किसकी हेल्प से चलते हैं? या तो डीजल, बायोगैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी से चलते हैं. नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन. मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं इरीगेशन के? मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड यूज आर फॉलो. मॉडर्न मेथड हैं जो निम्न है, नीचे दिए गए हैं. कौन कौन से हैं मेन मेथड? पहला है स्प्रिंकल सिस्टम. स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. ये कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ पर अनइवन लैंड होती है, यानी कि कहीं से ऊंची लैंड है, कहीं से नीची लैंड है, या फिर जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर ये मेथड ज़्यादातर यूज किया जाता है. द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेट नोजल ऑन टॉप. परपेंडिकुलर पाइप्स जो लंबवत पाइप्स हैं वो लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगी हुई होती है. कैसी नोजल लगी हुई होती है? रोटेटिंग नोजल, मतलब घूमने वाली नोजल. और इनको मेन पाइप से जोड़ दिया जाता है. देखो इधर चित्र में भी दिखाया हुआ है. जैसे ये मेन पाइप जा रहा है, ये मेन पाइप है, इसमें परपेंडिकुलर जोड़ दिए हैं सारे के सारे पाइप्स को, ऊपर नोजल लगी हुई है. जब मेन पाइप से पानी आएगा तो इसमें से ऊपर जाके नोजल में से चारों तरफ घूम घूम के पानी बारिश की तरह निकलता है. इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंकल सिस्टम. are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escape from the rotating nozzle. जब इसको मेन पाइप से जोड़ के मेन पाइप में जब वाटर छोड़ा जाता है तो प्रेशर के थ्रू नोजल तक पानी पहुंच जाता है और वहाँ से वो नोजल के थ्रू छोड़ा जाता है. इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप. फिर ये क्या करता है? फसल पर स्प्रिंकल करता है. कैसे करता है? इफ़ इट इज़ रेनिंग, जैसे कि बारिश होती है जब होता है. स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटिंग एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. स्प्रिंकल किस किस के लिए यूजफुल होता है? ज़्यादा जैसे लॉन्स, घास के मैदानों के लिए,
उसमें स्प्रिंकल करने के लिए, कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए, और भी कई अदर प्लांटेशन होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर जो होता है ड्रॉप बाई ड्रॉप रूट के जस्ट पास में गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स एंड प्लांट। ये बेस्ट टेक्निक होती है पानी देने की, किसको, फ्रूट्स के प्लांट्स को, गार्डन्स में एंड ट्रीज में। वेयर इज वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर है। देखो इसमें दिखाया है, जैसे यहाँ से एक मेन पाइप आ रहा है, मेन पाइप से ये पाइप निकल रहे हैं, इसमें जगह जगह पर क्या कर दिया है, छेद कर दिए छोटे छोटे, जिससे ड्रिप ड्रिप करके पानी बिल्कुल इसके प्लांट की रूट में ही जाके गिर रहा है। ऐसे पाइपलाइन बिछा दी जाती है, इसमें पानी जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। इरिगेशन के बाद क्या होगा, बीड्स से फसल को प्रोटेक्ट करना। बीड्स क्या होता है, आप जानते हो, बीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स जो फसल के बीच बीच में उग जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बीड्स बोलते हैं। बूझो एंड पहेली वेंट टू नियर बाई फील्ड। बूझो और पहेली कहाँ गए हैं, नियर बाई व्हीट फील्ड में, यानी कि गेहूँ के खेत में। एंड सा दैट देयर वर सम अदर प्लांट इन द फील्ड ग्रोइंग एलोंग विद व्हीट प्लांट। और क्या देखते हैं वो कि जो व्हीट प्लांट है उनके साथ में कोई दूसरे प्लांट्स भी उगे हुए हैं। हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पजली। बूझो क्या कह रहा है कि जो बीट के प्लांट हैं, इनके प्लांट बीच में जो और प्लांट्स उग रहे हैं, इनका क्या पर्पज है। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली एलोंग विद द क्रॉप। खेत में क्या होता है, जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उसके पौधों के साथ साथ अनडिजायरेबल, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे पौधे भी नेचुरली उग जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड बीड्स। इन पौधों को क्या कहते हैं, बीड्स कहते हैं। द रिमूवल इज बीड्स इज कॉल्ड बीडिंग। और इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव करना, यानी कि बीड्स मतलब एक तरह से खरपतवार बोलते हैं इसको एक वर्ड में। खरपतवार को जो रिमूव करते हैं उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बीडिंग कहते हैं। बीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। बीडिंग नेसेसरी क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, कंपीट मतलब उस फसल के साथ कंपटीशन करती है एक तरह से। किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, जो फसल को मिलनी चाहिए उनमें से न्यूट्रिएंट्स ये ले लेता है, पानी ले लेता है, स्पेस ले लेता है, लाइट ले लेता है। दस दे इफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ऐसे क्या करता है, ग्रोथ को इफेक्ट करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, क्रॉप को ग्रोथ नहीं करने देता है, उसके आधे न्यूट्रिएंट्स को खुद ही लेके बैठ जाता है। सम weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being। और कुछ बीड्स क्या करते हैं, जब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं फसल को, तो उस टाइम भी इंटरफेयर करते हैं। और ये कुछ जो बीड्स होते हैं वो तो पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इसलिए इनको बीडिंग की जाती है। फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव बीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो है वो काफ़ी तरीके से इनको रिमूव करते हैं, बीड्स को, और कंट्रोल करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ बीड्स। जो टिलिंग की प्रोसेस होती है, खेत जोतने की प्रोसेस होती है, वो फसल को बोने से पहले इनको अपरूटिंग करने की, यानी कि जड़ से उखाड़ने की और नष्ट करने की प्रोसेस होती है। ये खेत को जोत देते हैं, जिससे जितने भी अनवांटेड पौधे उग रहे होंगे वो सारे जड़ सहित उखड़ जाएंगे और मर जाएंगे। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद सॉइल। जब ये सूख जाएंगे तो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ बीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। इस प्रकार से जो मतलब इनको रिमूव करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है कि जिससे पहले कि इसमें फ्लावर और सीड्स नहीं आए हों, क्योंकि फ्लावर्स या सीड्स आ जाएंगे तो वो सीड्स मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर से वो उग जाएंगे, उग के फिर से परेशान करेंगे।
The manual remover including physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. इसके अलावा और क्या है, मैनुअली इंसान मतलब जो फार्मर होता है खुद से बीड्स को क्या करता है, अपरूटिंग करता है, या तो जड़ से उखाड़ देता है या इनकी कटिंग कर देता है ग्राउंड के क्लोज से फ्रॉम टाइम टू टाइम पर. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. ये किसकी हेल्प से किया जाता है, खुरपी की हेल्प से किया जाता है. या फिर ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स. और सीड ड्रिल का यूज भी किया जाता है कई बार इसको अपरूट करने के लिए. वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स. इसके अलावा बीड्स को और किससे कंट्रोल किया जाता है, कुछ केमिकल्स से, जिनको क्या कहते हैं, बीडीसाइड, जिनको बीडीसाइड्स कहते हैं. दीज आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल द बीड्स. ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, फील्ड में इनका स्प्रिंकल कर दिया जाता है जिससे कि जो बीड्स होते हैं, जो अनवांटेड पौधे होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और जो क्रॉप होती है वो नहीं होती है. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप. ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं. ओनली बीडीसाइड जो है ओनली बीड्स को ही नष्ट करते हैं. द बीडीसाइड आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद स्प्रेयर. जो बीडीसाइड्स होते हैं उनको डाइल्यूट किया जाता है, यानी कि उनमें पानी मिला दिया जाता है काफ़ी सारा. उसके बाद क्या करते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं खेत में. एज ऑलरेडी मैंसन्ड, जैसा कि पहले बताया गया है. द बीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ बीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन. जो बीडीसाइड होते हैं उनका स्प्रे किया जाता है कब, जो बीड्स होते हैं उनमें जब तक फ्लावर नहीं आए और बीज नहीं आए उससे पहले ही इन पर क्या कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है. स्प्रेइंग ऑफ बीडिंग में अफेक्टेड फॉर हेल्थ ऑफ फार्मर. जो बीडीसाइड्स होते हैं उनको जब स्प्रे करते हैं तो वो फार्मर की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली. तो वो इन केमिकल्स का यूज़ बहुत केयरफुली करते हैं, बहुत सावधानी से करते हैं. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रे ऑफ दीज केमिकल्स. जब वो स्प्रे करते हैं इन केमिकल्स का तो अपने मुंह को और नोज को एक कपड़े से कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल काटना. हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. हार्वेस्टिंग जो होता है वो फसल में एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब फसल को वो मैच्योर हो जाती है यानी कि पक जाती है उसके बाद काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है. तो व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, क्रॉप को या तो पुल किया जाता है यानी कि उखाड़ा जाता है खींच के, या फिर उसको ग्राउंड के जस्ट पास से काट दिया जाता है. इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. जो कोई भी धान की कोई भी फसल होती है सीरियल्स की, उसको अनाज की जो फसल होती है उसको मैच्योर होने में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लगता है. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल. जो हार्वेस्टिंग होती है वो हमारी कंट्री में ज़्यादातर कैसे की जाती है, मैनुअली की जाती है, सिकल की हेल्प से. सिकल क्या होता है, दरात होता है, ये दिखा रखा है जो कॉल्ड हार्वेस्टर. इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. जो हार्वेस्टिंग क्रॉप होती है उससे सीड्स को अलग करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है. पहली क्या कह रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब आर लेफ्ट इन द फील्ड. जो हार्वेस्टिंग करते हैं फसलों को तो उनका जो कुछ नीचे का हिस्सा होता है वो कई बार फील्ड में रह जाता है. विच आर बर्नड बाई फार्मर, जो कि फार्मर के द्वारा जला दिया जाता है. पहेली इज बरीड. पहेली क्या है, चिंतित है. सी नो दैट इज कॉज पॉल्यूशन, क्योंकि वो जानती है कि इसके वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है. इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड. और ये और क्या कर सकता है, इससे फायर जो है वो कैच कर सकती है जो वहाँ पर फसल पड़ी हुई होती है और वो नष्ट भी हो सकती है जो फील्ड में फसल होती है. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ वाई विनोइंग. अरे ये दिख रहा है.
फ्रॉम द चाप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है? फसल से उसको जो सीड्स होते हैं फसल के उनको और चाफ को अलग अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कॉल्ड कंबाइन। और ये किसके हेल्प से किया जाता है? मशीन की हेल्प से किया जाता है, जिसको कंबाइन कहते हैं। विच इज द फैक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। ये ऐसे ही हार्वेस्टर होता है जैसे कि एक थ्रेशर होता है। फार्मर विच स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाई बिनोइंग। और जो छोटे फार्मर होते हैं जिनके पास कम ज़मीन होती है वो ग्रेन्स को कैसे सेपरेट करते हैं? बिनोइंग से। बिनोइंग आपने कब पढ़ा था? 6th क्लास में, जिसमें क्या होता है कि जो भारी बीज होते हैं वो तो भारी चीज़ों को मतलब भारी जो सीड्स वगैरह होते हैं उनको उनसे जो भूसा होता है, चाफ जो होती है, उसको उड़ा दिया जाता है हवा के थ्रू। वो बिनोइंग की प्रोसेस होती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इज क्लास 6। इसको आपने पहले से ही 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं? आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3-4 महीने के मेहनत के बाद, कठिन परिश्रम के बाद कौन सा दिन आता है? फसल को काटने का। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। जो कि गोल्ड फील्ड हैं वो एकदम गोल्डन दिखते हैं, गोल्डन फसल खड़ी हुई होती है वहाँ पर, जो कि मैच्योर हो चुकी होती है। लीडन विद ग्रेन्स, जिसमें कि ग्रेन भरे हुए होते हैं, दाने भरे हुए होते हैं। फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। उससे क्या होता है? फार्मर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सेशन हैव borne fruits and it's time to relax and enjoy a little। जो उन्होंने बहुत सारे एफर्ट करके इस सीज़न में फसल को बोया होता है, उसका अब क्या फल चखने का टाइम होता है और रिलैक्स और इन्जॉय करने का टाइम होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ द ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है इसको पूरे इंडिया में ग्रेट जॉय के साथ, खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के सभी पार्ट्स में। जैसे आप लोग हो, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आप खूब सारी मेहनत करते हो, और जैसे लास्ट एग्ज़ाम होता है उस दिन आप लोग कितने खुश होते हो कि आज एग्ज़ाम ख़त्म है, और फिर गर्मी की छुट्टियों में तुम लोग खूब मज़े करते हो। ऐसे ही किसान करता है जब उसकी फसल कट के आती है। हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मैन एंड वोमेन सेलिब्रेट इट विद ए ग्रेट इथुइज्म। जो आदमी और औरतें होती हैं वो इसको बहुत उत्साह के साथ मनाती हैं। इथुइज्म मतलब उत्साह के साथ। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावन्या एंड बिहू। और इसके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं हार्वेस्ट सीजन के। जैसे कि पोंगल है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में, होली दिवाली नॉर्थ इंडिया में, नावन्या एंड बिहू जो हैं ये आसाम के फेस्टिवल्स हैं। अब हमने क्या कर लिया? फसल को कट कर लिया, उससे फसल के दानों को, फसल को अलग कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करेंगे? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो स्टोरेज होता है वो फसल को स्टोर करने का काम जो होता है वो क्या होता है? इम्पोर्टेंट टास्क होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम हार्वेस्टेड ग्रेन्स को लंबे समय तक रखते हैं, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनको किस किस चीज़ से सेफ रखना पड़ता है? मॉइस्चर से। अगर मॉइस्ट हो गए तो ख़राब हो जाएंगे। इंसेक्ट्स से, रैट से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे हमें उनको सेफ रखना होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं वो उनमें काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर हम फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स या सीड्स जो होते हैं उनको बिना सुखाए स्टोर करेंगे, दे मे गेट स्पॉइल्ड, तो क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे। और अटैक बाई ऑर्गेनिज्म, और उस पर बहुत सारे कीड़े वकोड़े अटैक कर देंगे। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर द जर्मिनेशन, और उनको कैसा कर देंगे? ख़राब कर देंगे, जिससे उनमें अंकुरण नहीं होगा। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर
प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो हमें ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले क्या करना चाहिए, उनको अच्छे से सनलाइट में सुखाना चाहिए जिससे कि उनका मॉइस्चर निकल जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट्स एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये इससे क्या होगा, उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो अटैक नहीं कर पाएंगे। पहली क्या कह रही है, आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट। आई वंडर वाई। मेरी माँ ने जब ड्रम में रखती थी आयरन के में सीड्स को, तो उसमें कुछ लीव्स डाल देती थी, किसकी, नीम्स की। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था ऐसा क्यों करती है, तो उसकी मम्मी ऐसा क्यों करती होगी, क्या लगता है आपको? इंसेक्ट से बचाने के लिए। क्यों करती होगी? इंसेक्ट से बचाने के लिए। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है सोइल फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बैग्स हैं। ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, गनी बैग्स इन ग्रानरीज, ये बोरी वगैरह जिनको बोलते हैं, गिनी बैग्स जूट से बने हुए, उनमें स्टोर करके रखा हुआ है ग्रेन्स को। फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। किन किन में यूज करते हैं? जूट बैग्स का यूज करते हैं, मेटल के बने हुए ड्रम्स वगैरह का यूज करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस and granaries to protect them from pests like rat and insect। जो बड़े स्केल पर ग्रेन्स को जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है सिलोज में और ग्रेनरीज में, वो इनको पेस्ट से, रैट से प्रोटेक्ट रखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और घर पर जो हम स्टोर करते हैं फूड के ग्रेन्स को, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ड्राई नीम लीव्स, सूखी नीम की पत्तियाँ। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोदाम्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जहाँ बड़े गोदामों में, जहाँ पर लार्ज स्केल पर ग्रेन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है? एक स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उसको पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, एक टेबल दी गई है, इसमें आपको लिखना है कि भाई जो मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट, कि फूड के कौन से फूड के कौन से सोर्स होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, मिल्क का काऊ बफेलो होता है, गोट होता है, कैमल होता है। After completing this table, you must have seen that like plant, animal also provide us with different kind of food। जब आप इसको पूरी को भर लोगे कि भाई इसमें देख लोगे ग्रेन्स कहाँ से मिलती हैं, पल्सेज कहाँ से मिलती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल कहाँ से मिलते हैं, उन सब के सोर्सेज लिख लोगे, तो आप देखोगे कि जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डिफरेंट टाइप का फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूमिंग फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। और जो तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं बहुत सारे, वो अपनी डाइट में क्या यूज करते हैं? ज़्यादातर फ़िश का मेजर यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर फ़िश ही मिलती है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था खाना जो कि हम भोजन जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शंस ऑफ सीड, सोइंग etc। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया है कि किस प्रकार से क्रॉप पैदा की जाती है, उसको कैसे हार्वेस्टिंग किया जाता है, कैसे सीड को बोया जाता है। ऐसी सिमिलरली एनिमल रेयर्ड एट होम और फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड। इसी प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं उनको घर में पाला जाता है जिससे हम उनसे प्रॉपर फूड प्राप्त कर सकें, और शेल्टर्स में उनकी केयर की जाती है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और जब ऐसा लार्ज स्केल पर किया जाता है, यानी कि ज़्यादा से एनिमल्स को रखा जाता है बड़े स्केल पर और उनसे बड़े स्केल पर खाना वाना प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। अब पहली क्या कह रही है? फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो फिश होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश। फिश से हमें कोड लिवर ऑयल मिलता है विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जो कि विटामिन डी में, जिसमें कि विटामिन डी रिच होता है जो कि। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता